आखिर नेपाल में क्यों हुई ये खूनी क्रांति, क्यों गिरी सरकार। नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए एक छोटा सा हिमालय का देश जहां बर्फीली चोटियां आसमान छूती हैं, लेकिन सड़कों पर युवाओं के गुस्से का लावा फूट रहा है। 8 सितंबर 2025 को काठमांडू की गलियां खून से लाल हो गई। हजारों जेनजी युवा स्कूल यूनिफॉर्म में किताबें थामे संसद भवन पर टूट पड़े। पुलिस की गोलियां चली, आंसू गैस के गोले फटे और रात होने तक 19 युवा शहीद हो चुके थे। ये सिर्फ सोशल मीडिया बैन का विरोध नहीं था, ये एक क्रांति थी भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और नेपोटिज्म के खिलाफ। क्या ये नेपाल का एक नया इतिहास लिखने जा रही थी? रुकिए मत, क्योंकि इस वीडियो में हम इस पूरी कहानी को खोलेंगे, फैक्ट से, एनालिसिस से और उन आवाजों से जो अब भी गूंज रही हैं। ये है नेपाल की जेनजी क्रांति, खून से लिखी बदलाव की दास्तान। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नेपाल की इस क्रांति को समझने के लिए पीछे मुड़कर देखना होगा। 239 साल तक ये देश राजाओं के कब्जे में रहा, शाह वंश की राजशाही, जहां राजा को भगवान माना जाता था। लेकिन 2006 में जन आंदोलन ने सब कुछ बदल दिया। राजा ज्ञानेंद्र को सत्ता से बाहर किया गया और 2008 में नेपाल गणतंत्र बना। नया संविधान 2015 में आया, लेकिन क्या ये असली लोकतंत्र था? नहीं। 17 साल में 13 बार सरकारें बदली, कोलिशन, ब्रेकअप और फिर कोलिशन की सरकार। केपी शर्मा ओली कम्युनिस्ट पार्टी का एक नेता 3 बार प्रधानमंत्री बना, लेकिन हर बार भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक नेपाल का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 110वें स्थान पर है। 2023 में भूटानी रिफ्यूजी स्कैंडल हुआ। मिनिस्टर्स ने फेक रिफ्यूजी पेपर्स बेचे अमेरिका भेजने के नाम पर। 2024 में त्रिभुवन एयरपोर्ट से 60 किलो सोना पकड़ा गया, जिसमें वहां के मंत्री भी इन्वॉल्व थे। भारत ने वो एयरपोर्ट बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन करप्शन ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। युवा देख रहे थे कि नेता विदेश घूमते हैं, उनके बच्चे लग्जरी लाइफ जीते हैं, जबकि आम नेपाली बेरोजगारी में सड़ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 40% पॉपुलेशन 30 साल के आसपास की उम्र की है, लेकिन युवा बेरोजगारी 20% के पास पहुंच चुकी है। युवा गल्फ देशों, ऑस्ट्रेलिया और भारत जाकर पैसा कमा के घर बेचते हैं, लेकिन नेपाल में जॉब्स नहीं है। अब देखते हैं कि ये चिंगारी निकली कहां से। सरकार ने सितंबर 2025 की शुरुआत में अचानक 26 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, टिकटॉक वगैरह सब शामिल थे। सरकार ने तर्क दिया कि कई प्लेटफॉर्म नेपाल में रजिस्टर्ड नहीं हैं और डेटा सिक्योरिटी और मिसयूज के जोखिम भी हैं। लेकिन युवाओं ने इसे सेंसरशिप और आवाज दबाने की कोशिश माना। ये बैन ट्रिगर था, लेकिन असली ईंधन था सालों की शिकायतें, नौकरियों की कमी, बढ़ती महंगाई और राजनीतिक परिवारों के बच्चों की लग्जरी लाइफ, जिनकी तस्वीरें #नेपोकिड जैसे हैशटैग पर वायरल हो रही थी और जिन पर जनता का रोष पहले से बढ़ता आ रहा था। कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हाउस ने कहा कि बैन के बाद 8-9 सितंबर 2025 को युवाओं ने सड़कों पर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू किए। शुरुआती क्लैश में सख्त कार्रवाई के बाद कथित तौर पर कम से कम 19 लोग मारे गए। कुछ मीडिया रिपोर्ट ने इसका आकलन 22 तक दिया है। अब सवाल है कि सबसे पहले कौन खड़ा हुआ? हामी नेपाल नाम का एक संगठन आंदोलन का सार्वजनिक चेहरे वाला संगठन बनकर उभरा। ये संगठन 2015 में शुरू हुआ था। ये खुद को बचाव या रिलीफ या फिर सामाजिक कामों का समूह बताता है। उसकी आधिकारिक साइट पर वित्तीय रिकॉर्ड और समर्थकों की जानकारी भी उपलब्ध है। एनजीओ के सामने का चेहरा बना सुडान गोरंग, 36 साल का एक युवक, जिन्होंने पहले राहत कार्य किया और फिर सोशल प्लेटफॉर्म पर सक्रिय रहे। हामी नेपाल ने इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड पर सक्रिय होकर विद्यार्थियों और युवा नेटवर्क्स को बुलाया। वीडियो साझा किए गए जिनमें प्रदर्शन में कैसे आना है और किताबें और स्कूल यूनिफॉर्म लेकर आओ जैसे निर्देश भी शामिल थे, ताकि भीड़ में छात्रत्व का प्रतीक दिखे और गुस्से को शांत आंदोलन का रूप देने का संदेश जाए। कहानी का महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि ये आंदोलन पूरी तरह गैर पार्टी नहीं रहा, लेकिन सार्वजनिक मंच पर हामी नेपाल ही सामने आया और उनकी कॉल ने युवा भीड़ को तेजी से मोबिलाइज किया। सरकार ने प्लेटफॉर्म बैन किया, पर यूथ ने तकनीक से ही जवाब दिया। वीपीएन का इस्तेमाल बढ़ने लगा। प्रोटोन वीपीएन ने अपने ट्वीट में कहा कि नेपाल से उनके साइन अप में पिछले 3 दिन में लगभग 6000% की वृद्धि हुई है। यानी लोगों ने बैन को बाईपास करने के लिए वीपीएन का इस्तेमाल किया। डिस्कॉर्ड, टेलीग्राम और रेडिट पर पहले से चल रहे हैशटैग नेपोकिड, यूथ अगेंस्ट करप्शन और नेपो बेबी आदि ने धरना सूचनाएं और प्रोटेस्ट कैसे किया जाए इसकी गाइडलाइन फैलाई। यानी तकनीक ने आंदोलन को बुलंद किया और इसी तकनीक ने डिस्कॉर्ड को कंट्रोल रूम बना दिया, जहां पर रणनीति, टाइमिंग और रूपरेखा तैयार हुई। 8 सितंबर को प्रारंभिक मार्च शुरू हुआ।
सुबह सुबह काठमांडू के मिट्टीघर मंडाला और पार्लियामेंट के बाहर हजारों युवा जमा हो गए, हाथों में किताब, बैग और यूथ्स अगेंस्ट करप्शन के बैनर लिए। कई स्थानीय रिपोर्टर्स ने बताया कि प्रदर्शन पहले दिन से शांतिपूर्ण था, पर जल्दी ही तनाव बढ़ने लगा। सरकार की प्रतिक्रिया ये हुई कि उन्होंने वहां पर कर्फ्यू लगा दिया। सुरक्षा बलों ने वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले इस्तेमाल किए। कई जगह पर गर्दिश बढ़ने पर गोली भी चली। सुरक्षा बलों की प्रतिक्रिया के दौरान तनाव और ज्यादा बढ़ गया। आधिकारिक और प्रमुख समाचार एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार शुरुआती दिनों में लगभग 19 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई और सैकड़ों लोग घायल हुए। कुछ आउटलेट्स ने आंकड़े ज्यादा भी दिए हैं। ये हिंसा जनता के बढ़ते गुस्से को और भड़का गई। कुछ भीड़ समूहों ने भी अलग अलग सरकारी इमारतों पर हमला किया। संसद भवन के आसपास आग लगाने की तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए। बाद में मीडिया ने संसद परिसर के हिस्से के जलने की भी पुष्टि की। अंतिम मोड़ आया 9 सितंबर को। बढ़ते दबाव और देशव्यापी अस्थिरता के बीच प्रधानमंत्री केपी ओली ने इस्तीफा दे दिया। कई स्रोतों से उनके इस्तीफे की खबर प्रकाशित हुई। उसी दिन सरकार ने सोशल मीडिया से बैन वापस उठा लिया, लेकिन नुकसान तो पहले ही हो चुका था। लेकिन ये गुस्सा फूटा क्यों? ये सिर्फ एक बैन का नतीजा नहीं था। बैन तो केवल एक एग्रेशन था। असल कारण थे 3: सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक। नेपाल की आबादी में 30 के आसपास के लोग बड़ी संख्या में हैं। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, वेतन कम है और काम के लिए बाहर जाना पड़ता है। रिपोर्ट्स बताती है कि नेपाल में नौकरियां बहुत कम हैं। पिछले वर्षों में कई घोटाले हुए, जैसे फर्जी भूटानी रिफ्यूजी घोटाला, रैकेट, स्वर्ण तस्करी मामले और अन्य भ्रष्टाचार के मामले लगातार पकड़े गए, जिससे जनता का सरकारी संस्थाओं से भरोसा उठने लगा। ये केस हिस्ट्री आंदोलन के मौलिक गुस्से का आधार बनी। हालांकि हामी नेपाल संगठन पर कुछ कठोर सवाल भी उठे कि क्या कोई एनजीओ इतनी तेजी से एक जन आंदोलन को ऑर्गेनाइज कर सकता है? अगर हाँ, तो उसकी फंडिंग कौन कर रहा है? हामी नेपाल के पास सोशल प्रोफाइल, स्वयंसेवक नेटवर्क और कुछ पब्लिक फिगर भी थे जो इसे विश्वसनीयता देते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने हामी नेपाल को विदेशी ब्रांड्स के साथ जोड़ा, यानी फंडिंग के सवाल महत्वपूर्ण हैं, पर उन्हें आरोप की तरह बिना कागजी सबूत के मानना सही नहीं है। अब देखते हैं कि जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से इसके क्या असर होंगे। दिल्ली के लिए नेपाल में अस्थिरता सीधे नेबरहुड सिक्योरिटी और आर्थिक प्रभाव लाती है। मीडिया रिपोर्ट्स और आधिकारिक स्टेटमेंट्स ने भी बॉर्डर सुरक्षा बढ़ाने की बात की। पिछले कुछ सालों में चीन नेपाल के आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्शन बढ़े, इसलिए नेपाल अस्थिरता का परोक्ष असर चीन और भारत के संतुलन पर भी पड़ेगा। इसलिए पड़ोसी और वैश्विक खिलाड़ी इसे बारीकी से मॉनिटर कर रहे हैं। संभावित परिदृश्य आगे क्या हो सकते हैं? सरकार या अंतरिम सरकार निष्पक्ष जांच पैनल बनाए, भ्रष्टाचार के मामलों की निष्पक्ष जांच हो, सामाजिक इकोनॉमिक नीतियां युवाओं और रोजगार को प्राथमिकता दें, तब जाकर देश शांत हो सकता है। पुराने दलों की छवि धूमिल होगी, नई पॉलिटिकल फोर्सेस या युवा नेतृत्व राजनीति में आएगा, पर परिवर्तन धीरे धीरे होगा और भ्रष्ट सिस्टम कुछ हद तक बचा रह सकता है, जैसे कई डेमोक्रेसी में हुआ है। सेना या बाहरी हस्तक्षेप का जोखिम भी है। यदि अस्थिरता बढ़े और नागरिक शासन काम ना करे, तो सेना का हस्तक्षेप या बाहरी प्रभाव बढ़ सकता है। ये आंदोलन एक चेतावनी की कहानी है। जब लोकतंत्र की संस्थाएं पारदर्शिता और जवाबदेही खो देती हैं और युवा पीढ़ी की आशाएं टूटती हैं, तब डिजिटल युग में ब्लेड शार्प प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती हैं। सोशल मीडिया बैन जैसे त्वरित कदम अगर बिना सामाजिक कारणों को समझे लिए जाएं, तो वो आग की तरह फैलते हैं। नेपाल का सच दिखाता है कि सूचना और तकनीक ने अब सिर्फ आवाज नहीं दी, बल्कि उसे सड़कों तक पहुंचाया। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।